हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके इस प्यारे से चैनल द सेल स्टोरी में, वेयर वी एस नीड बायोलॉजी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर शुरू भी कर दिया था। बच्चों, लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था स्टार्टिंग में, तो जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला कंसेप्ट था वो थोड़ा सा मिस हो गया था। तो उसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगी। और हम लोगों ने प्लाज्मिक डीएनए के बारे में भी नहीं पढ़ा था, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करेंगे यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है बच्चों, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि रिडक्शनिस्ट का मतलब क्या है। रिडक्शनिस्ट मतलब आप यहाँ से क्या समझते हो, किसी भी चीज को रिड्यूस कर देना। ठीक है, कोई चीज बहुत बड़ी है उसको आप रिड्यूस करके फिर उसके किसी छोटे से पार्ट की स्टडी करो तो आप लोगों को ज्यादा इजी हो जाएगा, उसकी स्टडी करना ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि एक होल बॉडी जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो इसको आप जो है छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के लिए काटोगे थोड़े ना, उसका आप क्या करोगे, एक छोटा सा कोई टिश्यू ले लोगे। टिश्यू ले लोगे, टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेल मिल जाएगी। उसकी जो है जितने भी ऑर्गेनेल है वो मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे। इन सब के बारे में स्टडी करोगे तो आपको वैसे भी पता ही चल जाना है कि पूरी बॉडी में क्या चीज है, क्या कंपाउंड्स है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या डीएनए है, क्या आरएनए है ना। तो आपने क्या किया कि एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को रिड्यूस कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया उसके सिंपलर फंडामेंटल कंपोनेंट्स में, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में, जीन्स में, सेल्स में, बायोकेमिकल पाथवेज में। तो इस तरह से आपने क्या करा कि एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी कर ली। और आपने टेक्निक्स कौन सी यूज करी बच्चों, आपने टेक्निक यहाँ पे यूज करी फिजिको केमिकल अप्रोच की, मतलब यहाँ पे आपने फिजिक्स और केमिकल की टेक्निक्स का यूज किया, यहाँ पे फिजिको केमिकल अप्रोच का यूज किया। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो हमारा कंसेप्ट है ये नीट में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, तो इसको जो है कायदे से समझते हुए पढ़ना है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या करा है, एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया है उसकी सिंपलर फॉर्म में और फिर उसकी स्टडी की है। जैसे कि सपोज करो आपको जो है हेरिडिटी की स्टडी करनी है। ठीक है, आपको हेरिडिटी की अगर स्टडी करनी है तो आप क्या करोगे बेटा, एक सेल लोगे, सेल के अंदर आप क्या होगा, डीएनए, तो आप क्या करोगे, डीएनए की स्टडी करोगे। डीएनए की स्टडी करने के लिए आप कहाँ पे गए, आप मॉलिक्यूलर लेवल पे गए, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने डीएनए की स्टडी कर ली। इससे आपको पता चल जाएगा कि हेरिडिटी किस टाइप की है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी बायोलॉजिकल कंपाउंड देखना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है, तो आप क्या करोगे, फिर से आप सेल पे जाओगे, उसका जब मॉलिक्यूलर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप लोगों ने क्या करा ना कि पूरी की पूरी जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम थी उसको जो है सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करके आपने उसकी स्टडी कर दी। बेटा इसे ही कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इसका जो लास्ट में एक क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं, लास्ट ईयर इसका एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ये याद रखनी है बच्चों कि यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज की गई है वो फिजिको केमिकल अप्रोच की बात की गई है। ये जो टर्म है इसको चेंज करके पूछा था उन्होंने। देखते हैं क्वेश्चन को। Which of the following statement refers to the reductionist biology? A physicochemical approach to study and understand living organism, physiological approach to study and understand living organism, chemical approach to study and understand living organism, and behavioral approach to study and understand living organism। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा है फिजिको केमिकल अप्रोच। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि फिजियोलॉजिकल अप्रोच हमने कोई नहीं यूज करा है, सिर्फ केमिकल अप्रोच नहीं यूज करा है, बिहेवियरल अप्रोच यहाँ पे नहीं यूज करा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज कंसीडर्ड अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। अभी मैंने बताया ना, अगर आपको इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है तो आप मॉलिकुलर लेवल पे डीएनए की स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज कंसीडर्ड अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच बिकॉज इट स्टडीड ऑर्गेनिज्म एट इकोसिस्टम लेवल। अब इकोसिस्टम कहाँ से आ गया, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लाइफ के प्रोसेस को स्टडी कर सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हो। फोकसेस ऑन पॉपुलेशन इंटरेक्शन, हम इकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं।
स्टडीज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे भी हमारा जो ऑप्शन भी है वो करेक्ट होगा बच्चों। तो ये मैंने मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों को ये इसलिए दिया है कि आप लोग इसको समझे कि एनसीईआरटी की लाइन की जगह कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसका जो है देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स ट्रेड बाय स्टडी डीएनए आरएनए प्रोटीन, दैट इज अ मॉलिक्यूलर लेवल स्टडी। ओके बच्चों, फिर हम लोगों ने देखा था जीएन रामचंद्रन जी के बारे में। और ये सब मैंने लास्ट वाला जो लेक्चर था बच्चों उसमें काफी अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग देख लेना। हम लोगों ने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ही स्टडी किया है, ठीक है। रामचंद्रन जी के बारे में पढ़ा, फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था रॉबर्ट कुक ने इसे 1665 में जो है क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। फिर यहाँ पे मैंने कहा था कि ये एनी मॉलिक्यूल जो टर्म है इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा, न्यूक्लियस की खोज की थी। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हुए हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था सेल थ्योरी, जिसमें हमने देखा था स्लाइडेन एंड श्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन ने क्या किया था, बहुत सारे जो है प्लांट्स पे काम किया था, और उन्होंने ये बताया है कि जो प्लांट्स है उनकी जो प्लांट्स हैं वो टिश्यूज से मिलके बने हैं, और टिश्यू क्या है वो सेल्स से मिलके बने हैं, उन्होंने ये बताया। फिर श्वान ने क्या किया कि उन्होंने एनिमल्स पे भी काम किया और प्लांट्स पे भी काम किया। तो जब उन्होंने एनिमल्स पे काम किया, एनिमल सेल पे काम किया, तो उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स है उनकी जो सेल है उसमें एक क्या है कि एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है। उन्होंने बताया कि सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं, आज की डेट में हम लोग उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि हर एक एनिमल सेल में ये चीज प्रेजेंट थी। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट की भी स्टडी की, और उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट है उनमें क्या है कि जो उनका सेल वॉल है वो क्या है, यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यूनिक कैरेक्टर क्या है, वो प्लांट सेल का है। तो ये हमें किसने बताया था, ये बताया था हमें स्वान ने। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, साथ में क्या किया कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, सेल थ्योरी बनाई इन्होंने। और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई सेल है वो आई कहाँ से, न्यू सेल कहाँ से आई, ये बताने में ये फेल हो गए। इसको किसने बताया बेटा, इसको बताया एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को। उन्होंने बताया कि जो सेल है उसमें जो नई सेल आ रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। उन्होंने बताया कि सेल जो है जितनी भी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, और प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बन रही हैं, बाय डिवीजन। तो ये चीज हमें किसने बताई, रुडोल्फ विर्को ने बताई। तो यहाँ पे सेल थ्योरी को फाइनलाइज किया इन्होंने और बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे ये जो टर्म दिया हुआ है इसको याद रखेंगे, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। फिर हम लोगों ने देख लिया था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसमें हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और मैंने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आप यहाँ पे नहीं देखोगे। प्रोकैरियोट्स के पास ऑर्गेनेल के नाम पे क्या है, खाली जो है राइबोसोम है और इंक्लूजन बॉडीज हैं, और ये सब क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्रो बॉडीज एंड वैक्यूल, ये सब जो है हम लोगों ने देख लिया बच्चों डिटेल में। फिर ये सब चीजें भी मैंने बताई थी। सेल का जो है साइज है वो डिफर कर सकता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है एंड लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी। आरबीसी का साइज 7.0, मिनिमम डायमीटर बताया था, नर्व सेल बताया था लॉन्गेस्ट सेल है। और फिर हमने ये भी कहा था कि जो है सेल जो है साइज में ग्रेटली डिफर कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि उनका कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे बच्चों ये आरबीसी है, वाइट डब्ल्यूबीसी है,
कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, ये नर्व सेल है, ये ट्रैकीड है एंड ये मेसोफिल सेल है। ये सब हम लोगों ने डिटेल में देखा था बच्चों। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ना तो कोई सेल ऑर्गेनल है और ना ही न्यूक्लियस है। तो उसका जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए कहाँ होता है, डीएनए उसका होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होता है। और ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म में हर जगह फैला होता है, साइटोप्लाज्म में एक जगह पे होता है और जिस जगह पे होता है वहां पे उस रीजन को कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो है यहाँ एक जहाँ पे डीएनए जो है एक साथ इकट्ठा होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियाइड, ये हमने देखा था। अब टिपिकल बैक्टीरिया जो है 1 to 2 मिनिमम यहाँ पे साइज दिया है और पीपीएलओ दिया है, वायरसेस दिया है। वायरसेस बेटा देखो एक सेल्यूलर एंटिटी है, वायरसेस यहाँ पे क्यों दिया है आई डोंट नो, क्योंकि वायरस क्या है ना, वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की। तो आप इसको लिविंग भी कंसीडर कर सकते हो, नॉन लिविंग भी। लिविंग कब करोगे, जब ये किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं, वायरसेस बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं तो इनका बिहेवियर हो जाता है एक लिविंग की तरह। और जब तक ये बाहर रहते हैं, किसी सरफेस से चिपके हुए रहते हैं, तो ये इनका बिहेवियर कैसा होता है बेटा, नॉन लिविंग की तरह, ये डोरमेंट और डेड स्टेज में ही रहते हैं। ठीक है, तो वायरसेस जो है हमारे क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, ना तो मैं इनको सेल्यूलर कहूंगी और ना ही मैं इनको सेल्यूलर कहूंगी। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है बैक्टीरिया की उसको देखा था। स्फेरिकल कोकस शेप देखा था, रॉड शेप्स में बैसिलस देखा था, स्पाइरल में हमने विब्रियो और स्पाइरुलम दोनों देखा था। जो एक चीज मुझे आपको बतानी थी बच्चों, वो मैं आप लोगों को नहीं बताई थी लास्ट सेशन में, वो ये चीज थी कि जैसे यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, तो बैक्टीरियाज में क्या होता है बच्चों, कुछ सर्कुलर ऐसे छोटे छोटे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा जो डीएनए मटेरियल होता है वो भी प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होते हैं ये। और प्लाज्मिड क्या है, इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब जैसे बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस आती है एंटीबायोटिक के लिए, वो यहीं से आती है। ठीक है, इनमें अब जो प्लाज्मिड है एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं, मतलब बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्लाज्मिड हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि इनमें कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, जो ये एक्स्ट्रा जो है डीएनए मटेरियल है, हमारे एक्स्ट्रा डीएनए से बाहर मटेरियल है जो बैक्टीरिया के अंदर है। ठीक है, ये स्मॉल है, सर्कुलर है और इनमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए मैंने कहीं लिखा होगा, लेट्स रीड इट। हाँ, in addition to genomic DNA, single chromosome circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confer unique phenotypic characters such as to such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. ठीक है, तो यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर कुछ बैक्टीरियाज में आते हैं जो जिसकी वजह क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं। जैसे कि एक डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया कई कई सारे एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं। ठीक है, तो वो एक प्लाज्मिड की वजह से वो एक रीजन होता है। ओके, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, एक ये काम भी हो सकता है उसका। ठीक है, कि बैक्टीरियल के ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर किया जा सकता है। बाकी ये सब चीज यूकैरियोट्स में हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, राइबोसोम अकेले पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज के लिए देखते हैं। बाकी मेसोसोम एक स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोकैरियोट्स का, ये मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज ये, तो ये क्या होगी, इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो लेमनाई की फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में या फिर गोलाकार कैसे भी ये फोल्ड हो जाती है और इससे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। तो ये मीजोसोम जो है ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, उसके बाद हमने फिर सेल इनवेलप की बात की थी जिसमें हमने 3 लेयर देखी थी।
एक हमने ग्लाइकोकैलिक्स वॉल देखी थी सबसे ऊपर, उसके ऊपर फिर उसके नीचे फिर हमने सेल वॉल देखी थी, उसके अंदर फिर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी। और ये तीनों की तीनों जो है क्या बना रही थी, सेल इन्वेलप बना रही थी बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो सेल जो हमारी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम स्टेन के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। जो ग्राम स्टेन को एक्सेप्ट कर रहे थे बैक्टीरिया, उन्हें क्या कहा गया था, ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं ले रहे थे उन्हें कहा गया था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फिर हमने ये चीज भी देखी थी, जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है अगर वो लूज शीट के फॉर्म में है, स्लाइम लेयर के फॉर्म में है, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था, स्लाइम लेयर कहा था, मतलब लूज लूज फॉर्म में थी ना, लूज शीट के फॉर्म में। और अगर वो रिजिड और टफ फॉर्म में थी तो उसे हमने कहा था कैप्सूल। जो हमारी सबसे ऊपर लेयर थी ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स थी बेटा, ग्लाइको, और ये हमारी क्या थी, सेल वॉल थी, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, इसको हम लोगों ने, अगर ये लूज थी तो हमने कहा था स्लाइम लेयर, और अगर ये रफ थी, टफ थी, तो इसको हम लोगों ने कहा था कैप्सूल। तो जो आप कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पढ़ते हो बेटा, वो इसी आधार पे पढ़ते हो जो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे वही दिया हुआ है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दिया हुआ है और मिजोसोम्स के बारे में दिया हुआ है। फिर फ्लैजिला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लैजिला, फिमरी, पिलाई, ये सब हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। तो इतना सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल आज का हमारा टॉपिक है। यूकैरियोटिक सेल और बचे हुए जो हमारे सेल ऑर्गेनल हैं उनको आज हम लोग पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में बच्चों हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जितने भी प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, इन सब की जो सेल होती है बच्चों वो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, जो मैंने लास्ट में बताया था कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था, जो आर.एस. व्हिटेकर सर है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितनी भी लिविंग चीजें थी उनको क्या किया था, 5 किंगडम में बांट दिया था। पहला था हमारा मोनेरा, दूसरा हमारा जो था वो था प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा जो था वो क्या था, फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा हमारा एनिमलिया। तो जिसमें जो हमारा ये जो हमारा मोनेरा था, ये पूरी तरह से सोलली डेडिकेटेड था प्रोकैरियोट्स के लिए। उसके बाद फिर हमारा जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, ये सब हमारे क्या थे, यूकैरियोटिक थे। मैंने बताया था कुछ, जैसे हमारे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उसके बाद फंजाई, प्लांट, एनिमालिया, ये सब हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर ली थी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक सेल है, तो शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो बच्चों, ये है हमारी एनिमल सेल और ये है हमारी प्लांट सेल। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है बच्चों, इसमें क्या है, सारे के सारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं वो सबके सब प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस कहाँ पे देखना पड़ेगा, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। क्योंकि जो प्लांट सेल होती है बच्चों, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट करती हैं एनिमल सेल से। जैसे कि यहाँ पे प्लांट सेल में आप देखोगे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल अब्सेंट है। आप देखोगे प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है ना। ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी एनिमल सेल में। और साथ ही साथ एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। सेंट्रियोल क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है सेंट्रियोल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल में। प्लस इनमें क्या है, इस प्लांट का जो एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म इज एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंटलाइज्ड बाय द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। यहाँ पे सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है,
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, डिपेंड करता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीजें डिफर करती हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिक जो डिस्टिंक्शन है उसको मेंटेन करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा अभी, ओके। चलो, यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Their genetic material is organized into chromosome. ठीक है, डिफरेंस क्या है बेटा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में? प्लांट सेल and animal cell are different as the plant cell possess cell wall, plastic, a large central vacuole which are absent in animal cell. तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट है सबसे पहले तो सेल वॉल, दूसरा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? प्लास्टिड प्रेजेंट है, तीसरा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज, ये देखो आप, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है यहाँ पे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। और चौथा यहाँ पे क्या है? नहीं, तीनों चीजें हो गई, ठीक है, सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया। और यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे है सेंट्रियोल, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल है ये क्या है बच्चों? ये एब्सेंट है प्लांट सेल में, और ये सारी चीजें क्या है? ये एब्सेंट है एनिमल सेल में। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो सेल है उस, अभी हमारे जो श्वान सर थे उन्होंने बताया था सेल थ्योरी में ना कि ऑल जितने भी सेल है एनिमल्स के, उन सब की आउटर कवरिंग क्या है? एक आउटर कवरिंग है जिसे हम आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझा दूंगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। शुरू कर दें। तो बच्चों जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका एक डायग्राम, तो किसकी बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पहले तो हम लोग इसको कहते हैं लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। अब लिपिड बाई लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये इसमें आप लोग देख रहे हो दो लेयर, ठीक है, एक लेयर ये है हमारी और एक लेयर ये है हमारी। तो जो ये वाली लेयर है ये किस तरफ है? ये साइटोसोल मतलब ये पूरी एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है मान लो। तो ये वाली जो लेयर है हमारी, ये क्या हो गई? ये साइटोसोल साइड की हो गई। और ये वाली जो लेयर है ये हमारी कहाँ बेटा? ये इसका जो हेड होगा वो कहाँ होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की तरफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड होगी ये, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाती हूँ बच्चों। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लिपिड बाइलेयर बनी किस चीज की होती है। तो लिपिड बाइलेयर हमारी बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। तो एक ये फॉस्फोलिपिड है और इसकी ये जो है क्या है? ये टेल है, ओके। ये क्या है? हेड। और ये क्या है? टेल। जो हेड होता है ये कैसा होता है बच्चों? ये वाटर लविंग होता है, पोलर होता है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको पानी पसंद नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जो वाटर की तरफ वाला रीजन होगा वो कौन सा फिर हो जाएगा? हेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेल को तो पसंद ही नहीं है वाटर। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, हेड जो है, ये हमेशा क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हेड वाला होगा पोर्शन वो ऊपर की तरफ होगा और टेल जो होगी वो क्या होगी? बीच में होगी, जहां पे हाइड्रोफोबिक रीजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ये उसका हेड हो गया और ये उसकी टेल हो गई, इस तरह से। और ये हमारे क्या है बच्चों? ये है हमारे फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसी तरह से इधर भी बन जाएगा।
ये थोड़ा सा और लंबा करना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बाहर जो है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो है हमारा साइटोसॉल है। तो दोनों तरफ क्या है, वाटर है बेटा, साइटोसॉल में भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी फ्लूइड है। अंदर क्या है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन है। हाइड्रोफोबिक रीजन है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी वाटर लविंग चीज होगी वो इजीली तो यहाँ से क्रॉस होगी नहीं, उसके लिए क्या होगा, कुछ चैनल होंगे, कुछ गेटवेज होंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बाद में जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया तो उसमें पता चला कि जो है सिर्फ बाई लेयर नहीं है लिपिड की, इसमें और भी चीजें हैं जो प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है इस तरह से। यहाँ पे जो है क्या है कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, कुछ सरफेस प्रोटीन है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है। तो इस तरह से ये चीजें बाद में पता चली। लेट्स स्टडी वन टाइम एंड फिर हम लोग इसको और समझेंगे। The detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो यहाँ तक क्लियर है, आरबीसी की स्टडी करके पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस तरह की है। ठीक है, these studies show that cell membrane is mainly composed of lipids and protein। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी मेनली किसकी बनी है बेटा, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी है। द मेजर लिपिड जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। तो इन्होंने कहा जो हमारी लिपिड बाइलेयर है वो मेनली किसकी बनी है, लिपिड बाइलेयर हमारी किसकी बनी है, मेनली लिपिड बाइलेयर हमारी बनी है किसकी, लिपिड एंड प्रोटीन्स की। ठीक है, और जो लिपिड है वो क्या है, हमारा मेन कंपोनेंट है, और कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। Also the lipid are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part। तो इन्होंने कहा कि अंदर की तरफ जो है क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और आउटर की तरफ क्या है हमारा, ये हेड वाला रीजन है। This ensure that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। इससे ये इंश्योर होता है ना कि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे भी जो है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, और साइटोसोल साइड पे भी क्या है, वाटर है। तो बीच में टेल होने का मतलब है कि ये एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ। यहाँ पे बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल इस तरह से होते हैं कहीं कहीं पे। तो ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो पहले ही हमने देख लिया कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। एक और चीज हमको पता चल गई कि क्या है, कि लिपिड बाइलेयर में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली डिफरेंट इन डिफरेंट शेल टाइप। तो जो प्रोटीन है, जो लिपिड्स हैं, इनका जो क्या कहेंगे, जो रेशियो है वो डिफर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी है, जो एरिथ्रोसाइट है, लगभग उसमें क्या है, 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। यहाँ पे क्या है, 40% लिपिड है एंड 52% जो है यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है। तो देखा जाए तो लिपिड बाइलेयर में यहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन जो है यहाँ पे रेशियो में ज्यादा है। ठीक है, ये बात किसकी की गई है, ये बात की गई है आरबीसी के बारे में। Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है बेटा, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। एक तो होती है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होगी बच्चों, जो दोनों लेयर से इस तरह से क्रॉस हो जाएगी, वो है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन।
और पेरिफेरल प्रोटीन बेटा जो ये हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे ऐसे सरफेस पे आपको मिलेगी जो प्रोटीन, उसे हम लोग कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है एक इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये क्या कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड से साइटोसोलिक साइड तक आ रही है क्रॉस करके लिपिड बाइलेयर को। अब इसका भी एक फंक्शन होता है बेटा, इंटीग्रल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये वाला आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट वाला, यहाँ से क्या है कि सारी की सारी चीजें क्रॉस नहीं हो सकती। सपोज करो आपको वाटर को मूव कराना है, सेल को हमारे वाटर चाहिए, ठीक है, तो अब वाटर तो हम लोग यहाँ से क्रॉस नहीं करा सकते ना बिना इंटीग्रल प्रोटीन के। क्यों? क्योंकि वाटर जो है हाइड्रोफोबिक रीजन से क्रॉस हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या है, एक इंटीग्रल प्रोटीन है। अब इंटीग्रल प्रोटीन ने क्या किया कि अपने में से वाटर को यहाँ से निकाला और यहाँ पे रिलीज करा दिया, तो इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोटीन जो है वो दो तरह के हैं, एक है हमारी पेरिफेरल और दूसरी है हमारी इंटीग्रल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी क्या कहती है हमारी, peripheral protein lie on the surface of membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। तो वो पूरी तरह से या फिर थोड़ा सा मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं, क्योंकि उन लोगों को अलग लेवल के काम करने रहते हैं, उन लोगों को चीजें जो है ट्रांसपोर्ट करनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आगे क्या कहते हैं हमारी एनसीईआरटी में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। साइटोसोल एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ से जो है साइटोसोल की तरफ आना है और साइटोसोल से जाना है एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ। तो क्या है कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराना है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ इट। तो मेम्ब्रेन हमारी कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनको अपने में से होके जाने देगी, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन समझो बेटा, क्योंकि जो है हाइड्रोफोबिक टेल है ना, तो उसमें से आपको जो है आप हाइड्रोफोबिक टेल में अगर आप जो है कोई वाटर लविंग चीज डालोगे तो वो क्रॉस नहीं हो जाएगी, तो हो गई ना सेलेक्टिव परमिएबल। लेकिन अगर आप उसमें कोई हाइड्रोफोबिक चीज क्रॉस कराओगे तो वो क्रॉस कर जाएगी, तो हो गई ना सेलेक्टिव परमिएबल। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ मॉलिक्यूल के लिए, वो किसी भी साइड प्रेजेंट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर प्रेजेंट हो, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक साइड पर प्रेजेंट हो। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This is called the passive transport. देखो बेटा, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मैं पूरा वो हेड और टेल नहीं बना रही हूँ, मैं एक बना दे रही हूँ। चलो, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक है, बाकी का नहीं बना रही हूँ। तो कुछ मॉलिक्यूल जो है क्या है, इसके थ्रू क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो है क्या हुए, बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के आ गए यहाँ पे, ठीक है, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गए विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये वहां से क्या हो गए, यहाँ आ गए, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट हुए बच्चों, इसे हमने कहा कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये, ठीक है। अब मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं इधर और कुछ मॉलिक्यूल जो है इनको क्या करना है, इधर है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल का आप कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या देख रहे हो, ज्यादा देख रहे हो, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने बना दिए हैं, यहाँ पे इनका क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन कैसा है बच्चों, कम है, कम है यहाँ पे।
लेकिन फिर भी क्या करना है, इन मॉलिक्यूल को इस तरफ ट्रांसपोर्ट कराना है, यानी साइटोसोल की साइड से एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे ट्रांसपोर्ट कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और जब एनर्जी भी रिक्वायर्ड है प्लस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे हैं, तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मतलब आपने कहा क्या किया कि आपने चीज को उसके किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, जहां पे कंसंट्रेशन कम है वहां से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भेजा, तो आपको क्या, एक एनर्जी की जरूरत पड़ी और उस एनर्जी का यूज करके आपने भेज दिया। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है। और जब आपने मॉलिक्यूल्स को बिना किसी एनर्जी के भेज दिया किसी भी साइड से किसी भी साइड, तो उसे कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक और ट्रांसपोर्ट होता है बेटा सिंपल डिफ्यूजन। चलो देख लेते हैं पहले इतना। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This is called the passive transport. Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन की बात की है कि कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट हैं, वो क्या है कि मूव कर जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में समझा देती हूँ आपको एक बार। क्या है बच्चों कि ये हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, कुछ सूखे हमारे पास रेजिन्स पड़े हुए हैं। किशमिश आप लोग घर पे खाते हो, वो पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है, ड्राई किशमिश है, ड्राई रेजिन्स है ये। ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास एक वाटर का पॉट है, और ये क्या है, ये फिल्ड है पूरा पूरा वाटर की वजह से, जिसमें क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। आपने पानी में क्या किया कि सूखे हुए किशमिश डाल के रात भर के लिए छोड़ दिया। सवेरे आप क्या देखते हो कि ये जो किशमिश है वो एकदम मस्त फूल गए हैं इस तरह से, है ना, बड़े बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ बेटा, आप अब मुझे ये चीज बताओ कि यहाँ पे जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और किशमिश के अंदर जो है वाटर क्या है, यहाँ पे लो है। ठीक है। किशमिश के अंदर पानी क्या है, कम है, और बाहर जो पॉट में पानी है वो क्या है, ज्यादा है। तो क्या हुआ रात भर में कि पानी जो है ना हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला गया, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ पानी जो है चला गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। तो वाटर क्या मूव कर गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, इसलिए किशमिश क्या हो गई, वो फूल गई बेटा। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल डिफ्यूजन की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या कराया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे, तो इसको क्या करना है, भेजना है साइटोसोल की साइड पे। तो ये क्या करेंगे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव कर जाएंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे बेटा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस तरह जो मूवमेंट का वाटर हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, वाटर का मूवमेंट हो जाएगा जो डिफ्यूजन के थ्रू, जिस तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, अगर हम लोग वाटर को मूव करा देते हैं तो उस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस कहेंगे इसको।
Next, as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. अब यही बात कही जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। तो अब पोलर मॉलिक्यूल आएगा अगर कोई, तो हाइड्रोफोबिक टेल में फंस जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिन्हें मैंने अभी कहा था कि ये इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। नॉन पोलर जो हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उनको जो है ट्रांसपोर्ट कराएंगी। ठीक है, a few ion or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration। अभी हम लोगों ने देखा, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस तरह की such transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, वहां पे क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ एनर्जी कौन यूज करेगा बेटा, कुछ पंप वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करेंगे और मॉलिक्यूल को अगेंस्ट उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कराएंगे। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इसके एग्जाम्पल में दिया है सोडियम पोटेशियम पंप, तो इसको याद रखेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में जानते हैं बच्चों, प्लांट की सेल वॉल के बारे में। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering of the for the plasma membrane of the fungi and plant। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्लांट्स में और फंजाई में क्या है कि एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारे सेल वॉल के जो फंक्शन है उनको बताया गया है। तो क्या बताया गया है, लिख लेते हैं इसको। सेल वॉल का फंक्शन क्या करती है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट सेल from mechanical damage and third, damage and infection। और क्या है, allows cell to cell interaction और कहाँ लिखूं, serve as barrier। ठीक है, तो कितने काम हो गए, यहाँ पे 4 काम हमने देख लिए सेल वॉल के। क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, और अलाउ करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, जैसे जो ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, तो दूसरी सेल के साथ इंटरेक्शन इस तरह से अलाउ करता है। और दूसरी चीज, अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल को आने से रोकता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल के फंक्शन हो गए बच्चों। एल्गी have cell wall made up of cellulose, galactons, मैनन एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पूछा जा सकता है सिंपली एक लाइन में कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई है। while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protein। तो जो दूसरे प्लांट है उनमें किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, हेमिसेल्यूलोज की, पेक्टिन की एंड प्रोटीन की। ओके, the cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth
which gradually diminishes as the cell mature and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों की जो प्राइमरी जो यंग कोई यंग प्लांट है उसकी जो सेल है ना उसमें क्या होगा कि प्राइमरी वॉल में जो है ग्रोथ होता रहेगा। अब जब प्राइमरी वॉल में ग्रोथ हो जाएगी तो वो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगी, एक सेकेंडरी सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है ना कि पहले जो है ये मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल है, अभी इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक सेकेंडरी सेल वॉल भी ऐसे बनी हुई है, बन रही है धीरे धीरे। अभी क्या होगी, जब ग्रोथ वगैरह का काम खत्म हो जाएगा तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये वाली जो हमारी सेल वॉल है प्राइमरी, ये डिस्ट्रॉय होगी और ये सेकेंडरी वाली सेल वॉल हमारी क्या हो जाएगी, डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, the middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which hold or glue the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. इसका मुझे डायग्राम आप लोगों को दिखाना है, जरा सा रुकते हैं। हाँ, ये है डायग्राम इसका। बच्चों ये एक टिपिकल प्लांट सेल का डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको हम लोग समझते हैं। ये आप देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये पूरा हमारा क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन हमारा जो है वो सेल वॉल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है हमारा, ये जो दूसरी सेल है ना, दूसरी प्लांट सेल है जो, उसका पार्ट दिख रहा है ये यहाँ पे आप। ठीक है, ये हमारे जो ये चैनल टाइप के दिख रहे हैं, ये है हमारे प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा है ये कनेक्ट करते हैं इस सेल के साइटोप्लाज्म को, यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो इस सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक चैनल लाइक काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एक चैनल की तरह काम कर रहे हैं, जो यहाँ का साइटोप्लाज्म है वो इस वाले सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये बीच वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये चीज, इसको कहेंगे बच्चों मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला है। और ये क्या कर रही है बच्चों, ये एक्ट कर रही है एज अ ग्लू, एज अ ग्लू एक्ट कर रही है। मतलब इसने जो है इस वाली प्लांट सेल को जोड़ रखा है इस वाली प्लांट सेल से, यानी कि दो प्लांट सेल को आपस में होल्ड कर रही है मिडिल लैमेला। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है मिडिल लैमेला, जो होल्ड कर रही है दो प्लांट सेल को टुगेदर, दो नेबरिंग प्लांट सेल को साथ साथ होल्ड कर रही है। प्लाज्मोडेस्मेटा वो क्या कर रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा एक्ट एज चैनल गेट की तरह काम कर रहे हैं और दो साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिल रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से। और ये जो है हमारी क्या है, सेल वॉल है, ये एडजेसेंट सेल वॉल है। और वो मतलब ये एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये एक सेल हमारी हो गई प्लांट की, और ये हमारी दूसरी वाली सेल, दूसरे प्लांट मतलब दूसरी सेल है उसी प्लांट की। ठीक है, नेबरिंग सेल जिसको कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे बच्चों सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो उन्हें कहेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू ये सारे कुछ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। व्हाइल ईच मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इज डिस्टिंक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। तो इन्होंने कहा कि जबकि कुछ जो मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, उनका फंक्शन भी अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तो उसे कहा गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से हमारे सेल ऑर्गेनल आते हैं बेटा, इसमें आते हैं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये हमारे क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनल हैं।
अब माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सब कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग पढ़ेंगे, पर ये सब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। माइटोकांड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों को, ये सारे सेल ऑर्गेनल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि ये सारे सेल ऑर्गेनल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, इसीलिए ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो शुरू करेंगे बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। The endoplasmic reticulum, electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network of reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm is called the endoplasmic reticulum. Hence, endoplasmic reticulum divides the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm वाला जो होता है साइड, इस the ER often show ribosome attached on outer surface। तो ये सब देख लेते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ये आप क्या देख रहे हो, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, ठीक है। न्यूक्लियस से अटैच होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आप देख रहे हो न्यूक्लियस से अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, ल्यूमिनल पार्ट हो गया ये इसका। और जो इसके ये एक जो ये बाहर साइड वाला पार्ट है, ये क्या है हमारा साइटोसॉलिड या एक्स्ट्राल्यूमिनर साइड, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि ये जो है इसमें क्या है, सरफेस पे जो है राइबोसोम्स अटैच हैं। तो जहां पे राइबोसोम अटैच हैं वो हमारी कहलाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे हमारे राइबोसोम नहीं अटैच हैं वो कहलाएगी हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या है, हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है। और राइबोसोम हमारे क्या करते हैं बेटा, राइबोसोम हमारे करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जहां पे राइबोसोम अटैच है वो क्या होगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा करेगा लिपिड की सिंथेसिस। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नेटवर्क आपको ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क दिख रहा है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ये न्यूक्लियस के साथ क्यों अटैच है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, है ना। डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, और जैसे ही बाहर आएगा तुरंत प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है कि राइबोसोम अटैच है जो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो स्मूथ सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जहाँ पे राइबोसोम नहीं है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, लिपिड की सिंथेसिस होगी। यही है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. Smooth endoplasmic reticulum, lipid की site. In animal cells, lipid-like sterol hormone also synthesized in the स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे लिपिड लाइक स्टेरॉइडल जो हार्मोन है वो भी सिंथेसाइज होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन कर रही है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारी क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, और साथ ही साथ क्या सिंथेसाइज कर रही है, लिपिड्स को। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के बारे में किसने बताया था, कैमिलो गोल्जी ने बताया था 1898 में। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा था। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, these were later named Golgi bodies after him.
They consist of many flat disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 to 1 million diameter. They are stacked parallel to each other. A varied number of cisternae are present in the Golgi complex. तो Golgi complex में क्या है बच्चों, कई सारी सिस्टर्नी प्रेजेंट है। ये सारी यहाँ पे क्या है, ये सिस्टर्नी प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी में। ठीक है, आप यहाँ पे सिस्टर्नी बहुत सारी देख रहे हो, सब एक दूसरे से स्टैक्ड है। ठीक है, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड near the nucleus with distinct convex cis or forming face and concave trans or maturing face. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or forming face and concave trans or maturing face. This cis and trans face of organelle are entirely different but interconnected. तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें सिस और ट्रांस फेज में कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस की तरफ जो सिस्टर्नी का जो फेस होगा न्यूक्लियस की तरफ वाला, वो हमारा क्या होगा, फॉर्मिंग फेस होगा, फॉर्मिंग फेस। और जो इस तरह से, जो इस तरफ जो बाहर की तरफ साइटोसॉल की तरफ जो वाला जो फेस होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। इसी को कह देंगे कॉनकेव और इसी को कह देंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे गोल्जी बॉडी इस तरह से प्रेजेंट है तो जो न्यूक्लियस की साइड प्रेजेंट होगा ये वाला होगा हमारा फॉर्मिंग फेस और इस तरफ वाला होगा हमारा मैच्योरिंग फेस। आगे देखते हैं। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging of material. तो Golgi body का function क्या होता है बेटा, packaging of material, material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. Material to be packed in the form of vesicle from ER fuse with the cis phase of Golgi apparatus and move toward the measuring phase. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase. जो मैच्योरिंग फेस है इसको ट्रांसफेज भी बोल सकते हो। ठीक है, The Golgi apparatus is an important site of formation of glycoprotein and glycolipid. तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट साइट भी है, तो इसको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे बेटा समझा देती हूँ कि इन्होंने कहने की क्या कोशिश करी है। देखो बेटा ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहीं पे इस तरह से हमारा क्या है, ये गोल्जी ऑपरेटस है। ठीक है, ये इस तरह से गोल्जी ऑपरेटस है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस से डीएनए बना, आरएनए बना, और ये आरएनए जैसे बाहर आया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, सिंथेसिस शुरू कर देंगे प्रोटीन की। ठीक है, अब प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, ये कौन सा फेस है हमारा, ये सिस और फॉर्मिंग फेस है, और ये है हमारा ट्रांस और मैच्योरिंग फेस है। ये है हमारा ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। अब प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो उसको मॉडिफाइड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे मतलब उसमें जो मॉडिफिकेशन होंगे प्रोटीन के अंदर वो सब कहाँ हो जाएंगे बेटा, वो यहाँ पे हो जाएंगे
जो सिस फॉर्मिंग फेज है वहां पे, उसके बाद उसका क्या होगा, पैकिंग होगा, उस प्रोटीन का पैकिंग होगा, और पैकिंग होने के बाद उसको कौन डिलीवर करेगा, जहाँ पे पहुंचाना है वहां पे वेसिकल के फॉर्म में ऐसे ऐसे डिलीवर करेगा हमारा गोल्जी बॉडी। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि क्यों ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट राइबोसोम ने प्रोटीन की सिंथेसिस करी, लिपिड की सिंथेसिस करी, नहीं प्रोटीन की सिंथेसिस करी, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस हुई। उसके बाद गोल्जी बॉडी ने क्या करा, उन प्रोटीन और उन लिपिड की पैकिंग करके उसको पहुंचा दिया जहां पे पहुंचाना है। अगर दूसरी सेल के पास ले जाना है तो वहां ले गए, अगर विद इन सेल काम है तो वहां पे ले गए। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे पैकिंग कर रहे हैं और डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि जो गोल्जी बॉडी है वो, उसका प्राइमरी फंक्शन जो है पैकिंग है मटेरियल का, और फिर उसको डिलीवर करना है या तो इंट्रासेलुलर टारगेट पे या तो फिर सेक्रेट करना है उसको आउटसाइड, ठीक है। वेसिकल के फॉर्म में फ्यूज करेगा ईआर से, और सिस फेज में वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है, मैच्योरिंग फेज से मूव करेगा बाहर की तरफ। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक वाली साइट है बेटा, यहाँ पे वेसिकल बनेगा, इस तरह से फ्यूज करेगा, और ऐसे वेसिकल बन के यहाँ से निकल जाएगा मैच्योरिंग फेज से, पहुंचा देगा जहाँ पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या है, these are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। तो लाइसोसोम कैसे बने, गोल्जी ऑपरेटस में जब पैकेजिंग हो गई तो जो वेसाइकल बने ना बाहर, उन्हें कहा गया बेटा लाइसोसोम, ठीक है। दे आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसाइकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ पे क्या है, ये रिच है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिच है। कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इनमें, हाइड्रोलेजेस है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। तो इसका क्या है, पीएच काफी ज्यादा एसिडिक होता है, और यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोलेजेस है, यानी कि ये सब डिग्रेड कर देंगे, लिपिड का डिग्रेडेशन कर देंगे, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देंगे, कार्ब्स का डिग्रेडेशन कर देंगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट है। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid। तो ये सब हमारे मतलब कह सकते हो ना कि लाइसोसोम हमारा कहाँ से ड्राइव हो रहा है, गोल्जी बॉडी के वेसिकुलर स्ट्रक्चर से, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे हाइड्रोलेजेस हैं, बहुत ही रिच है ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स इसके अंदर हैं, और इनका पीएच क्या है, एसिडिक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहीं पे समराइज कर देती हूँ। एसिडिक पीएच है पहले तो, एसिडिक पीएच, हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे वैक्यूल की। The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, chaff, excretory product, and other material not useful for the सेल। तो वैक्यूल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में। अब देखो आपने प्लांट सेल में देखा है, एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है ना। इसमें क्या है, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब ऐसी चीजें हैं ना जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो आप। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको कहेंगे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो प्लांट सेल का वैक्यूल काफी बिग इनफ होता है, तो 90% ऑलमोस्ट जो सेल का पार्ट होता है उसको ये ऑक्यूपाई किए रहता है। इन प्लांट्स the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole in the cytoplasm। सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो है क्या है, बाहर जितना भी मॉलिक्यूल होगा, वेस्ट मॉलिक्यूल, वो सब जाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, इसको समझ लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक तरह से, ठीक है, मैं समझने को कह रही हूँ।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल कम भी है ना, उनको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाके वैक्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो वैक्यूल के अंदर क्या है, वो ऐसे सब मॉलिक्यूल है, ऐसा सब प्रोडक्ट है जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है चली जाएंगी कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कैसे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी उनको जो है भेज देगी। मतलब उसका साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन कम होगा किसी मॉलिक्यूल का, और अंदर वैक्यूल की ज्यादा होगा, तो भी साइटोप्लाज्म से वो उसको भेज देगी अंदर। ठीक है। In amoeba, a contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuole are formed by engulfing the food particle. तो जो हमारा बेटा ये अमीबा होता है ना, उसमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम है, एक्सक्रीशन का काम है ना। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, मेंटेन करना मिनरल बैलेंस को, जो मिनरल्स होते हैं बॉडी के, उनको बैलेंस करना वाटर के साथ, तो उसे कहेंगे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है अमीबा में, उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का। और जो है फूड वैक्यूल होता है, उसका काम होता है फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने का। ठीक है। अमीबा में ये भी प्रेजेंट होता है, और भी प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की बात करते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। हर सेल में कितने नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया होंगे ये वेरी करेगा, डिपेंड करता है ना कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है सेल की, सेल कितना ज्यादा काम कर रही है, उस आधार पर उसमें माइटोकांड्रिया वेरी करेंगे। ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा माइटोकांड्रिया होगी, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In terms of shape and size, a considerable degree of variability is observed. तो ये सॉसेज शेप होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इसका डायमीटर इतना होता है ना, इसकी लेंथ इतनी होती है, ये सब वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा डेटा, फिर भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। ईच माइटोकांड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। और डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक इनर कंपार्टमेंट। ठीक है। तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन कंपाउंड है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसकी ये जो है एक ये इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट हो गया ये, और ये ऊपर वाला आउटर मेम्ब्रेन वाला पार्ट हो गया। ठीक है। ओके। द इनर कंपार्टमेंट है फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। तो जो ये इनर कंपार्टमेंट है, अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या है, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle। और जो outer membrane है, ये सीधी बात है, यहाँ ये साइटोप्लाज्म होगा, है ना, और ये लिमिटिंग बाउंड्री होगी, ऊपर वाली बाउंड्री। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब मैट्रिक्स वाला जो रीजन है बेटा, इनसाइड ये फ्लूइड जो भरा हुआ है, जिसको मैट्रिक्स कहा हमने, यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टी प्रेजेंट है, ये क्रिस्टी प्रेजेंट है। ये क्रिस्टी क्या करता है, ये क्रिस्टी जो है इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया को, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को। The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। तो आप लोग आगे स्टैंडर्ड क्लास में देखोगे कि इन दो मेम्ब्रेन में अलग अलग उनके एंजाइम है, डिपेंड करता है कि कौन सा काम करना है। ठीक है। कहीं पे जो है एटीपी की सिंथेसिस करनी है तो एटीपी सिंथेस प्रेजेंट होगा। अंदर जो है आप माइटोकांड्रिया की बाकी सारी सेल और बाकी डीएनए वगैरह भी देखते हो। Mitochondria are site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. Hence, they are called powerhouse of the cell. ये सब पता है हमको। The matrix also possess single circular DNA molecule. ये important है बेटा सबको, ये इसलिए important है ना, आपको इसमें याद क्या रखना है,
आपको याद रखना है इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल सब याद रखते हैं, लेकिन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पूरा याद रखना है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, खुद के राइबोसोम भी होते हैं, ताकि जरूरत पड़े प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सके। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फिजन। और माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है? फिजन के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों प्लास्टिड की। प्लास्टिड प्लांट्स में पाया जाएगा, पहले तो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। प्लांट सेल में यूग्लिनोइड्स में पाया जाएगा। दीज आर एसेंशियली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। They bear some specific pigment, thus imparting specific color to the plant. Based on the type of pigment, plastid can be differentiated into chloroplast, chromoplast and leucoplast. तो इनको तीन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो प्लास्टिक का बेसिक क्या आपको पता चल गया कि प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में देखेंगे आप लोग, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है पर लार्ज है। इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट होंगे जिसकी वजह से प्लांट को कलर मिलेगा। और ये तीन तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हमारा ल्यूकोप्लास्ट। देखेंगे बेटा इनको वन बाय वन। The chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment, which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो सबको पता है बेटा कि क्लोरोप्लास्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सनलाइट को ट्रैप करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उसको जो है फोटोसिंथेसाइज करेंगे, उसको चेंज करेंगे जो है केमिकल एनर्जी में, ओके। In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll and others are present. Chromoplast में क्या प्रेजेंट है बेटा? फैट soluble carotenoid pigment, जैसे कि कैरोटीन प्रेजेंट है, xanthophyll प्रेजेंट है एंड अदर आर प्रेजेंट है। तभी जो है आपको देखने को मिलता है कि प्लांट में जो कलर है वो येलो है, ऑरेंज है, रेड है, कैसा है वो क्रोमोप्लास्ट यानी कि क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट सारे पिगमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि कैरेट में क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है मुझे बताना। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। और जो ल्यूकोप्लास्ट हमारा है ये कैसा है बेटा? ये कलरलेस है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और ये किस लिए है? ये है स्टोरेज के लिए। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कैसा है? कलरलेस है और ये स्टोरेज के लिए है। और इसको जो है कितने पार्ट में डिवाइड करोगे आप? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर इलायोप्लास्ट, इलायो इसमें आप देख रहे हो ना ऑयल जैसा लग रहा है ना, तो ये स्टोर करेगा क्या? ऑयल। और ऑयल है हमारा तो क्या है? फैट। और जो हमारा थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट, ALEURO प्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये क्या स्टोर करेगा बेटा? ये स्टोर करेगा प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा प्लास्टिड, प्लास्टिड में हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट देखा बेटा। अभी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। फिर देखा हमने क्रोमोप्लास्ट, और फिर हमने देखा लास्ट में ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को हमने देखा तीन पार्ट में। पहला था हमारा एमाइलोप्लास्ट,
ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को। फिर हमने देखा इलायोप्लास्ट, ये स्टोर कर रहा है बेटा किसको, ऑयल को, ऑयल एंड फैट। और लास्टली हमने देखा किसको, लास्ट वाला क्या था, वेट, यस, एलियोरोब्लास्ट। और ये क्या स्टोर कर रहा था, प्रोटीन को। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट में हमारे क्या थे, ऐसे पिगमेंट जिनसे प्लांट को कलर मिल रहा था, जैसे कि कैरोटीन हो गए, ज़ैंथोफिल हो गए, गिव कलर टू द प्लांट। ओके, आगे देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात की गई यहाँ पे। द मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। ये एक लीफ है, ये क्या है बच्चों, ये एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ है और इसमें क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या है, मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। और आप जब इस एक मीजोफिल सेल को देखोगे ना तो ऐसे दिखेगी आपको, और इस मीजोफिल सेल में इस तरह से बहुत सारे आपको क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट दिखेंगे, ठीक है। These are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon like organelle having variable length। लेंथ इनकी 5 to 10 mm हो सकती है, 2 to 4 mm इनका width हो सकता है। The number varies from 1 per cell of the क्लाइडोमोनास। तो क्लाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, 20 से 40 हो सकते हैं मिजोफिल सेल में, ठीक है। मतलब ये कहा गया ना कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी वेरी कर सकता है, जैसे कि माइटोकांड्रिया वेरी करता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी वेरी कर सकता है। इन सब के फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे, इन सब की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है एनर्जी की, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, सेल टू सेल। जैसे कि माइटोकांड्रिया में क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा परमिएबल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, लेस परमिएबल होगी, उसमें से हर चीज पास होके नहीं जा पाएगी। The space limited by inner membrane of the chloroplast is called the stroma. The number of organized flattened membranous sacs are called thylakoid present in the stroma। हम लोग डायग्राम से समझते हैं बेटा, ये है देखो, ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये ये आप देख रहे हो, ये जो है ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है, और ये आप देख रहे हो जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप क्या देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना बेटा, ये सब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको कहेंगे स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं थाइलेकोइड। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं थाइलेकोइड, ठीक है। अब यही जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप बहुत सारे जो क्वाइन है उनको साथ में रख दोगे तो इसको कह दोगे आप ग्रैनम, इसको कह दोगे आप क्या, ग्रैनम। सिंगल थाइलेकोइड, बहुत सारे ग्रैनम। और ये आप देख रहे हो जो एक ग्रैनम हमारा अटैच है दूसरे ग्रैनम से, जिस स्ट्रक्चर से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली, ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। और ये जो ये स्पेस है बिटवीन इनर लेयर एंड आउटर लेयर, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये है हमारा इंटरमेम्ब्रेन
स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब आगे जो है फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो स्ट्रोमा लैमेली में है, कैसे PS2 और जो हमारा ग्रानम वाला पार्ट है, कैसे वहाँ पे PS1 प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये सब लाइट को ट्रैप करते हैं, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है, ये सब हम लोग बच्चों देखेंगे फोटोसिंथेटिक वाले चैप्टर को, जो हम लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। Thylakoid are arranged in the stack like the pile of coin called grana or intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubule called the stroma lamella connecting the thylakoid of the different grana. तो ये मैंने आपको बताया, जो ये डिफरेंट हमारे ग्राना हैं, ये दूसरे वाले जो हमारे डिफरेंट ग्राना है, मतलब थाइलेकॉइड की जो कंपाइलेशन है, जो ग्राना है, ये कनेक्ट हो रहे हैं बेटा हमारे स्ट्रोमा लैमेली से। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड इनक्लोजेज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। अब ये जो हमारा थाइलेकॉइड है बेटा, ये हमारा एक थाइलेकॉइड है, इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, इसको हम लोग जो स्पेस है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ल्यूमेन। इसकी बात करिए इन्होंने। The stroma of chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and proteins. It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosome. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। आप एक चीज यहाँ पे देखना, हम लोगों ने जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल था, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इस चीज को याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने सिंगल स्ट्रैंडेड देखा था, क्लोरोप्लास्ट में हम डबल स्ट्रैंडेड देख रहे हैं। The ribosome of chloroplast are smaller 70s than the cytoplasmic ribosome. तो साइटोप्लाज्म में जो है वो 80s राइबोसोम देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में 80s आप देखोगे, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखोगे 70s। ओके, तो हमारा ये प्लास्टिड खत्म होता है बेटा, राइबोसोम पे मूव करते हैं। लेट चेक इट, कितना मुझे अभी और आप लोगों को बताना है। आई थिंक बेटा हम लोग यहाँ से इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको भी अब बोरिंग लग रहा होगा और मुझे भी थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत लग रही है। तो इस लेक्चर को बच्चों मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, उसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करेंगे, मे बी मैं कल ही उसको डाल दूंगी। तो उसके साथ हम लोग कुछ सेल से रिलेटेड जो है MCQ करेंगे, या तो फिर हम लोग सेल साइकिल कंटिन्यू कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो सेल के जितने भी हमारे MCQ होंगे, PYQ होंगे, उनको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मेरी बताई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।